आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? हमारे बुक में हमें यही पढ़ाते हैं। अगर हम किसी भी एनसीईआरटी में देखें या फिर किसी भी बुक में अगर हम देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो हमें क्या मिलता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक कॉपर का वायर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये जैसे मेरा एक कॉपर का वायर है, इस कंडक्टर में कॉपर वायर एक कंडक्टर होगा क्योंकि ये एक मेटल है कि अब इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये डॉट 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 आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के रेट को अगर हम मेजर करें तो उसको मेजर करने के लिए एक टर्म आता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हमें यहाँ से एक बात समझ आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लो करा दिया जाए तो वहाँ से क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप ये बात गौर करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की बात कर रहा है। तो अगर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं एक सर्किट में देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो हो रहे हैं, तो अगर इस सर्किट में आके हम बात करते हैं, इस सर्किट की मैं बात करूँ, ये जो मेरे पास ये सर्किट है, हाँ, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरह से फ्लो हो रहे हैं। और इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का डायरेक्शन हमेशा याद रखना नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जस्ट एज इसका उल्टा क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन बताओ किसी भी सर्किट में, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। तो इस अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन बताऊं कि करंट किधर से फ्लो हो रहा होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आइए अगर हम इस पर गौर से देखते हैं तो ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ के 31 kg। हालांकि ये बहुत छोटा है बट फिर भी कुछ तो चार्ज होता होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे अगर गौर से सोचा जाए, सोचने वाली बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये मूव होके और यहाँ इस इलेक्ट्रिक बल्ब में जा रहे हैं, तो क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक बल्ब में चले जाएंगे? फिर यहाँ पे जो मास होगा किसी भी, जैसे बैटरी के का कुछ मास होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो ये मास है, इस बल्ब का जो मास है, ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए एक बार में कि क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से मूव होके यहाँ पे इस बल्ब में इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस बल्ब का मास जो है इंक्रीज हो जाए। सोचने वाली बात है। तो देखते हैं हम कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या सही में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होती है? अगर ऐसा होता तो मैंने जो ये बात कही अभी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण इस बल्ब का जो मास है ये इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये तो नहीं हो रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से नहीं होता है, बल्कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं। देखिए, अगर किसी भी एक सर्किट या फिर हम किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं, तो किसी भी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी मटेरियल बिना एटम या मॉलिक्यूल के नहीं बन सकता। क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में कि कोई भी मटेरियल किस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी मटेरियल। ओके, तो इस मटेरियल में अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब कैसे मूव कर रहे हैं? तो इनका रैंडम डायरेक्शन है। ऐसे ही जिसका मन कर रहा है कभी ये इधर मूव कर रहा है, इसका मन कर रहा है कभी ये इधर मूव कर रहा है। तो इसका हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम मोशन। ओके, और अगर इसी को हम
अभी ये किसकी बात हो रही है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन से ऐसे रैंडम मोशन में है, जब यही कंडक्टर बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अगर हम देखते हैं, अगर इस कंडक्टर में, इसी कंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड कर दिया, मतलब कि अगर इस कंडक्टर को अगर हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो यही इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ये रैंडम मोशन में थे, अब वही सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्वायर कर लेते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी भी कंडक्टर में, तो हमें क्या दिखा कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन था वो रैंडम था, वो सब के सब अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो इस यहाँ से ये बात समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ और भी मूव होना चाहिए। यहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका मास भी तो इंक्रीज होना चाहिए था। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो, अगर हम 10th के लेवल से देखते हैं तो इतना हमें समझाया जाता है 10th में कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट अगर हम और इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं, बेसिक डिटेल में अगर हम जाएं, तो हम वहाँ पे ये पता लगा पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। आइए अब हम इसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अच्छा, इससे पहले हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों मूव करते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों एक साथ होते हैं, तो किसी भी एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव क्यों करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में मूव कर रहे हैं, तो ये फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। 9th क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, जो सराउंडेड होता है न्यूक्लियस के। ये एटम का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर रहे हैं कौन से ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में हो सकते हैं। ये के मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं और ये एम मान लेते हैं। इस तरह से हम ऑर्बिट को डिफाइन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हो। तो अगर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ये एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसे भी खींच रहा होगा, और साथ ही साथ जो ये न्यूक्लियस है ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को भी खींच रहा होगा। तो आप ये देख सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय द न्यूक्लियस जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो लेस लग रहा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इस लाइन को गौर से पढ़े, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन द फोर्स अप्लाइड ऑन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस ऑफ एटम। Therefore, electrons have tendency to move freely in atom। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगा रहा है और प्रोटॉन्स पे ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूजली बाउंड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा लूजली बाउंड होता है। इतना उनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है जितना न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बीच में होता है। इस वजह से अगर हम थोड़ा ही, बहुत ही लेस अमाउंट का अप्लाइड फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी एटम में, जैसे कि अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी की बात करते हैं, अलग हम इलेक्ट्रिसिटी में, तो वोल्टेज क्या है, एक तरह से फोर्स ही है। आगे जाके हम इसकी बात करेंगे। तो वोल्टेज अगर एक तरह से फोर्स है, तो वही फोर्स अगर लेस अमाउंट में अगर हम अप्लाइड करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो टेंडेंसी क्या रखता है कि वो ईजिली मूव कर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर इस एटम की मैं बात करूं तो इस एटम में जो फ्रीली मूव होगा जो इलेक्ट्रॉन, वो कौन होगा? आउटर मोस्ट सेल कौन सा है आपका? ये दिख रहा है। तो इस आउटर मोस्ट सेल में आपको ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखा जाए
इस इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में फ्रीली मूव होगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे एक छोटा सा आप ये वर्ड देख रहे हो कि चार्ज, ये चार्ज होता क्या है। तो आइए इसको समझते हैं पहले कि कोई भी एक एटम में चार्ज होता क्या है। अब हम तो जानते हैं कि एटम में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम इस नए कॉन्सेप्ट यानी कि चार्ज की बात करेंगे। जब तक हमें ये चार्ज का समझ नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं देख सकते कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जब वो फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज होता क्या है इसको समझने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो हमने बहुत पिछले क्लासेस में किया। कि हम क्या करते थे, पेपर के बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े यहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे तोड़ तोड़ के। उसके बाद हम क्या करते थे, कोई एक पेंसिल होता था या फिर कोई रूलर लेते थे, उसे हम क्या करते अपने ड्राई हेयर से इस तरह से हम याद करिए हम किस तरह से उसे हम रब करते थे। जब रब करने के बाद उसमें क्या आता था, एक इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाता था। उसी इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से जो पेपर्स हैं ये इसमें अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, ये इससे चिपक जाता था। ऐसा कोई जादू नहीं होता यहाँ पे कि हाँ हमने इस रूलर को अपने सर से रगड़ा और यहाँ पे कुछ ऐसा जादू हो गया, कोई मंत्र वैसा कुछ नहीं होता। अगर हम इसे हम साइंस के लेवल से समझे तो हमें इजीली समझ आएगा कि जो ये पीस ऑफ पेपर है वो इस पेन से क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। और इसी तरह से हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप देख सकते हो इस एग्जांपल में भी कि अगर हमने ये ग्लास रॉड की बात कर रहे हैं, ये जो आपको रॉड दिख रहा है ये क्या है, ग्लास रॉड है। अगर इसे हम एक सिल्क के कपड़े से रब कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं इस रॉड पे। इस चार्ज के कारण जो ये आप देख रहे हो कि ये जो वाटर का जो स्ट्रीम है ये कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था इस तरह से। तो ये वाटर का जो स्ट्रीम है स्ट्रेट ना हो करके अब क्या किस तरह से हो रहा है, तो थोड़ा हल्का सा ये बेंड हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो ये ग्लास रॉड इससे कांटेक्ट में भी नहीं है। तो ये हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये दो एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है बिटवीन द मटेरियल। तो अभी तक हमने ये देखा कि किसी भी मटेरियल को अगर हम रब करते हैं तो यहाँ पे देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में आपने एक बार गौर से देखिए कि किसी भी मटेरियल में, इस वाले एग्जाम्पल में भी मैंने ये कहा कि इस पेंसिल को बिना रब किए, जब हमने रब किया तभी इसके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पेंसिल को बिना रब किए हम इस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। सेम एग्जाम्पल में इसमें हमने ये देखा कि इस ग्लास रॉड को हमने किससे रब किया, तो सिल्क के कपड़े से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिल्क के कपड़े से अगर इसे हम रब कर देते हैं तो एक बात नोटिस करने वाली है कि बिना रब करे अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा कंडक्ट करें तो होगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो रब के वजह से तो यहाँ पे एक बात समझ आती है कि किसी भी, जैसे ये पेंसिल था या फिर ये ग्लास रॉड था, अगर हमने इसको रब किया, रब का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने ठंडियों के टाइम में क्या करते हो, आप जब ठंड लगती है तो अपने हाथों को ऐसे रब करते हो ऐसे। तो हम क्या करते हैं, तो हम ये बात यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी मटेरियल को अगर हम रब करें तो वहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज उस पर डेवलप हो जाता है। तो क्या ये सब पे होता है, किसी भी मटेरियल पे हो सकता है? तो आइए इस बात को हम समझते हैं। और अगर रब करने से एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या होगा, इस बात को भी हम डिटेल में बेसिक से जानते हैं कि रब करने से ऐसा क्या हुआ वहाँ पे। क्या हमने कोई वहाँ पे उस कपड़े जैसे सिल्क से इसको रब किया तो सिल्क से क्या इसमें कुछ ऐसा चिपचिपा पदार्थ हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूँ, किसी भी एक सॉलिड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं कि कोई एक ये सॉलिड है, फिर ये सॉलिड है। इन दो सॉलिड के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे
कंसीडर किया है। कोई भी दो सॉलिड हो सकता है, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, इनफैक्ट आयरन भी आप ले सकते हो। ये मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि जब हमने इसको रब किया तो बेसिकली उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसमें चार्ज डेवलप हो गए किसी भी मटेरियल में। तो देखिए, अगर हम दो सॉलिड को यहाँ पे देखते हैं तो सब में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में होगा। तो देखिए इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में है सेम। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि मटेरियल बिफोर रब, यानी कि रब करने से पहले हम देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वैसे तो हमें नहीं दिखेगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इसमें इस तरह से एम्बेडेड होगा। ये हम पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी मटेरियल में जो एटम होता है उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, और वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं। इसी वजह से जो कोई भी एक एटम होता है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मटेरियल बिफोर रब इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड जब हमने इसको रब नहीं किया है तब हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जब हम इसको रब करते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे यह क्या है, हम इसको रबिंग एक्शन में लेके चलते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रब कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको रब करते हुए सो तो नहीं पा रहा, बट आप यहाँ से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें इसे इसके सरफेस टू सरफेस हम इसको रब करेंगे। ओके, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इधर की तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हम इसको और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब रबिंग एक्शन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि रबिंग करने के बाद जो मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, ये सब नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और ये जो भी हैं ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ डेवलप हो जाएंगे। ओके, उसी तरह से सेम इस मटेरियल में भी होगा कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ डेवलप हो जाते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज एक तरफ डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ होल्स बन गए। होल्स को हम और क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आफ्टर रबिंग, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे सामने इस पर लिखा हुआ है चार्ज आर डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ से भी हमें पिक्चर क्लियर नहीं होती कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। रब करने से इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। तो देखिए, हमने ये देखा कि यहाँ पे दोनों मटेरियल को हमने क्या किया, कांटेक्ट में लेके आए, यानी कि इनके जो सरफेस है वो क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट में हुए जब भी हम रबिंग करेंगे। ओके, तो देखो, जब भी हम तो यहाँ पे इस पिक्चर को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा, एक्चुअली व्हाट हैपन। यहाँ पे अगर इस लाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या होगा। मैं इसको और थोड़ा एक एक एटम की मैं बात करता हूँ। एक एटम में को अगर कंसीडर करके देखा जाए तो हम यहाँ पे इजीली इसको समझ सकते हैं। तो होता क्या है, एंटेंगल हो जाते हैं। एंटेंगल का मतलब क्या होता है कि जब भी एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे आप रब करोगे तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने ही बॉन्ड को तोड़ते हैं, और उस बॉन्ड जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि वो अब फ्री हो गया, फ्रीली मूव करना चाहेगा, तो जो वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर आके इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंटेंगल का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझ जाना किसी में। ऐसे जब हम इसे रब करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये इसमें उलझ के इसके साथ इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी बात को अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है, नोट दैट, अगर हम इस बात को ध्यान से देखें कि नेगेटिव चार्ज आर डेवलप्ड on a body due to excess electrons and positive charge is developed on a body due to lacking of electrons or excess of electrons. When two objects are rubbed together due to friction, electrons are
एंटेंगल विद ईच अदर एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके लाइन का मतलब ये है कि जब हम इसे रब करते हैं, यानी कि जब ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाइड करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, हो जाता है एंटेंगल हो जाता है। एंटेंगल मतलब उलझ जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ इसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये जो ऐसा मटेरियल हो जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ उलझ के आ जाएगा, ये इसके साथ ही आ जाएगा। तो अब हुआ क्या है इसमें बेसिकली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था इसमें आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस एटम में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें आ रहा है ना। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से इसमें आया है तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अब अगर थोड़ा सा आप इमेजिन करते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इमेजिन करके सोचिए कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एटम मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, हमें सिर्फ इमेजिन करके पढ़ना होता है। और हम कैसे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम एक हद तक देख सकते हैं, इतना पिक्चर क्लियरिटी नहीं दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी, जबकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इस वजह से। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी एक्चुअली में कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमने इस क्लॉथ से इस रॉड को, ये ग्लास का रॉड होता है यानी कि शीशे का रॉड, इसको अगर हमने रॉब किया तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो इस ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए फ्रिक्शन की वजह से, जैसा अभी आपने ऊपर समझा इसमें क्यों आया था, एंटेंगल होने की वजह से। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे कमी हो गई और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे जो डेवलप हुआ चार्ज वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ कैसा, कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, जब हम नंगे पाँव यानी कि खाली पैर अगर किसी कारपेट पे अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, कारपेट में से आपके अंदर आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप में से कारपेट के अंदर चले जाएँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए कारपेट पे, और आपके अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाए, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। आगे हम इसमें भी देख सकते हैं सेम, कि जब आप किसी कॉम्ब से अपने हेयर को ऐसे कॉम्ब करते हैं तो जो कॉम्ब के ऊपर जो ये चार्ज डेवलप हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये जो चार्ज है क्यों डेवलप हो रहा है, ये जो चार्ज है ये क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे रब करने की वजह से एंटेंगल हो रहा है, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैकिंग का मतलब होता है कमी हो जाना। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ, अगर हम बात करते हैं कि थंडरस्टॉर्म क्यों होता है। थंडरस्टॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब बिजली कड़कती है तो ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे लाइट चमकने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्या, अगर हम सोचें, अगर आप वीडियो पॉज करके सोचो कि ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो बादल पे जो भगवान होंगे वो ऐसे अपनी तलवारों से लड़ रहे होंगे, उनकी तलवारें चमक रही होंगी, इस वजह से शायद बिजली आ रही है। ये शायद ये हो सकता है, मे बी। चलिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या सिर्फ भगवान उसी टाइम लड़ते हैं जब बारिश होने वाली होती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो ये खैर जोक था। तो अब हम इसके असली रीज़न जानना चाहते हैं कि ऐसा होता क्या है कि वहाँ पे ये बिजली ऐसे चमक रही है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग क्लाउड्स आर कोलाइड विद ईच अदर।
ओके। जब लाइटनिंग होता है, थंडरस्टॉर्म आता है, जब भी बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है वहाँ पे कोलाइड यानी कि टकराते हैं। एंड रब ईच अदर यानी कि एक दूसरे को रब भी करते हैं यानी कि रगड़ते भी हैं। ईच अदर टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम। और यहाँ पे देखिए जब भी रब होता है किसी भी चीज़ में तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो दो बादल एक दूसरे से रब करेंगे यानी कि टकराएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन क्लाउड टू अदर। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड क्लाउड गेट चार्ज, और जो क्लाउड है वो क्या हो जाएगी, चार्ज बॉडीज कहलाएंगी। यानी कि जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो भी एक चार्ज बॉडीज कहलाएगी, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो भी एक चार्ज बॉडीज कहलाएगी। कोई क्लाउड चार्ज हो गया है, उस चार्ज का मतलब क्या है कि उस क्लाउड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा हो गए हैं। जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर एक कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया उस क्लाउड पे। अब वही चार्ज क्लाउड जब वो अनचार्ज किसी क्लाउड के संपर्क में आएगा यानी कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो कोशिश करेगा कि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर ले, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में स्टेबल रहना चाहता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस है वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे उस अनचार्ज बॉडी में। ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो पहले से, तो इस वजह से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हो न्यूट्रलाइजिंग। और फिर वहाँ पे क्या होगा, अपने आप को क्या करने लगेगा, बादल न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो न्यूट्रलाइजिंग का मतलब यही होता है कि एक्सेस अमाउंट में उसके ऊपर चार्ज हो गया, अब वो न्यूट्रल हो रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे रहा है। न्यूट्रलाइजिंग, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजिंग ऑफ क्लाउड्स द चार्ज क्लाउड लूजेज देयर चार्ज एंड बिकम डिस्चार्ज। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि जब वो न्यूट्रलाइज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र के वजह से, तो वहाँ पे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग कहेंगे। ओके, अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस होने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कमी होने की वजह से, अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाती है और वही चार्ज बॉडीज अगर अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर एटम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी अदर बॉडी को ट्रांसफ़र कर रही है, तो क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है, यानी अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रही है वो। और उसी न्यूट्रलाइज जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। यानी कि अब जो बॉडी है पहले चार्ज हो गई थी, अब वही क्लाउड अब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है। जैसे कि अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में भी सेम यही होता है। बैटरी में आप लोगों ने सुना होगा कि बैटरी में क्या होता है कि कोई बैटरी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वहाँ से हम हटा देते हैं, जब यानी कि जब वो बैटरी चार्ज होगी, फिर उस बैटरी का हम यूज कर लेते हैं कुछ अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए। तो उसका मतलब क्या होता है, जो बैटरी का हमेशा चार्ज थोड़ी ना रहती है, वो डिस्चार्ज होने लगती है। तो डिस्चार्ज ये वर्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा थे पहले उस बैटरी में, अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अब वो वापस दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से चार्ज मूव होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी जगह ही रहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, जैसे पहले एग्जांपल में सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो अगर ये हो रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते तो क्या होता है, यहाँ पे इस बल्ब का मास यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, मास की वजह से वेट भी बढ़ना चाहिए था, तो बल्ब का वेट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक टाइम में, ऐसे आने पे हो सकता था। बट तो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या ट्रांसफ़र होता है, तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। देखिए जैसे कि अगर मान के चलते तो चार्ज आता कहाँ से, देखिए हम ये तो जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, और कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो चार्ज जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होगा, अगर मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मुझे कहीं यहाँ से देहरादून जाना है, देहरादून जाने के लिए मेरे पास क्या करूँगा, मेरे पास जो कपड़े हैं वो मैं क्या करूँगा, एक सूटकेस में रखूँगा। अब वो सूटकेस अपने आप तो जाएगा नहीं ना, मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड है।
सूटकेस, मैं उसको जब तक नहीं लेके जाऊंगा तब तक वो नहीं जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और चार्ज अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होता है। चार्ज किसके वजह से ट्रांसफ़र होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ट्रांसफ़र होता है। बात करें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि कुछ कुतुब मीनार बनना या फिर कुछ भी बनना, तो सोचा है आपने कि उतना लंबा कुतुब मीनार बनाया गया होगा तो कोई एक मजदूर यहाँ से उठा के फिर वहाँ तक कोई सामान लेके जाए? जैसे अगर देखिए, अगर कोई मान लीजिए इतना बड़ा मुझे कुछ बनाना है, इतना बड़ा, तो मैं जो मज़दूर होगा यहाँ पे, ये एक मज़दूर है, ये मज़दूर एक अपने साथ कुछ मटेरियल को लेके जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये मज़दूर यहाँ से गया और यहाँ तक ले गया, फिर वापस ये आएगा, फिर ये मटेरियल लेके जाएगा। ऐसे करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और ये जो मज़दूर है बहुत जल्दी थक भी जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक चैन बना दिया जाता है, जैसे कि ये है, एक मज़दूर यहाँ पे आ गया, एक लेबर यहाँ पे आ जाएगा। मज़दूर और लेबर सेम बात है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है, चेन बना दिया जाता है। तो चेन बनाने से होता क्या है कि हमारे कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। अब जो ये मटेरियल ये मज़दूर अकेले लेके जा रहा था, तो वहाँ पे अब यही मटेरियल अब ये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और यही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और यही मटेरियल्स फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर फर्दर आगे यहाँ पे ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो इसी तरह जस्ट लाइक यहाँ पे ये एग्जांपल आपने देखा, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर एक मटेरियल में इसी तरह से अरेंज हुए होते हैं, और जो चार्ज होता है उनके ऊपर वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो इसी तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इस तरह से जैसे आपने यहाँ पे देखा। अब हम आगे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्यों है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडी। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डिस्चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो किसी बॉडी के डिस्चार्ज होने की वजह से हो रहे हैं। मतलब ये है कि देखिए, जैसे ये चार्ज बॉडीज है, ये कोई एक चार्ज बॉडी जैसे हमने पहले भी देखा था, उसके साथ में अनचार्ज बॉडीज को हमने यहाँ पे कांटेक्ट में ला दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह से ऐसे ट्रांसफ़र होगा, और ये जो बॉडी था अब ये क्या हो जाएगी, ये अनचार्ज बॉडी हो जाएगी, अनचार्ज बॉडी बन जाएगी। और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉडी अब क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी। ओके, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, वॉलेंट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंसिंग करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज होगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, उसी दौरान जो यहाँ पे जो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में निकल रही होगी, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, और जो यहाँ से यहाँ तक जो ये एनर्जी निकल रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। जस्ट इसके अपोजिट, जैसे रॉकेट भागता है, रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है ना। अगर मैं यहाँ पे एक रॉकेट की बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ये रॉकेट बना दिया, तो हम क्या देखते हैं कि इसके पीछे जो ये आग लगी रहती है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, ये इधर है। और जो रॉकेट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, इस तरह से इधर होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि उसी जस्ट सेम लाइक कि मैंने जो पहले बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इधर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट मूव करती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ लिखने के लिए कि क्या किस तरह से लिखा जाएगा। When the charged bodies come in contact with uncharged body, the excess electrons of charged body transfer to uncharged one, and the whole charged body get neutralized. During neutralizing of bodies, the charged body lose their charge and become discharged. This discharging of object per unit time is known as electric current. अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव के होने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, बल्कि डिस्चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हो रहे हैं। डिस्चार्जिंग हम तभी तो बोलेंगे
तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर हम उसको पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज ट्रांसफ़र हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देख सकते हैं क्या, और वी कैन से डेट, इसी को हम और दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके वजह से जनरेट हो रही है। ओके, तो करंट इज इक्वल टू, यहाँ से हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, इस लाइन के हिसाब से यही फॉर्मूला बनेगा। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ओके, अगर किसी जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे फोर्स होता है, फोर्स का हम न्यूटन पढ़ते हैं, एफ का हम क्या पढ़ते हैं जनरली, हमें पिछले क्लासेस में हमने देखा होगा कि एफ का हम क्या पढ़ते हैं कि न्यूटन, न्यूटन को एन से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से जो एसआई यूनिट होता है करंट का, वो क्या होता है, एम्पियर में हम काउंट करते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। ओके, और इस चार्ज को, जो ये चार्ज है, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल क्यू वर्ड का यहाँ पे यूज किया जाता है, कैपिटल क्यू लेटर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। जस्ट लाइक फोर्स इज डोनेटेड बाय एफ, जैसे कि हम फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, उसी तरह से चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो हम जानते हैं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसके, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज। अब ये कूलम क्या है, तो कूलम का जो ये जो अमाउंट होता है ना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है, उसे हम किस में मेजर करते हैं, तो कूलम में मेजर किया जाता है। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में उन्हीं ने एक्चुअली बताया था इस चार्ज के बारे में। हालांकि चार्ज के बारे में कुछ और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने भी बताया था, जैसे कि आप उनका आर ए मिल्कन होता है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स। हम ये 11th के केमिस्ट्री में जब जाएंगे तब हमें समझ आएगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये कैसे कैलकुलेट किया गया, तो ये हम 11th में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 1. अगर हम इस चीज़ को, ये जो रिलेशन है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हम लिख सकते हैं। ये जो आप रिलेशन देख रहे हो, सेम बात है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है वही चीज़ मैंने नीचे लिख दिया है। क्यों लिखा है अभी देखते हैं। इसको मैं बस इसको बस इस तरह से, ये जो था इसको मैंने बस इधर लिख दिया है। ओके, और ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा, सेम बात है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो क्या ये आप सोच सकते हैं कि ये 1 से, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, ये वाली वैल्यू देख रहे हो, 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1 से तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। यानी अगर हम देखें तो ये बहुत कुछ ऐसा आएगा, 0.00000, बहुत सारे जीरो यहाँ पे हम, और फिर पॉइंट में जाके कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, तो फिर 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स पे इतने चार्ज हैं, जो कि 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट एज मैथमेटिक्स में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। हम सेम ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस जैसे हम मैथ में कैलकुलेट करते हैं कि इतने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम चार्ज के लिए 1 में इतना इलेक्ट्रॉन, वो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 कूलम चार्ज बराबर कितनी वैल्यू आएगी, तो 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एक साथ मिला देते हैं, ये इतने सारे एटम को अगर हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने एक बार मिला दिया, एक जगह मिला देते हैं, तो जो हमारे ऊपर जो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर जो चार्ज होगा वो कितने चार्ज होगा, तो 1 कूलम चार्ज होगा। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। तो टोटल चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पर N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर किसी एटम में
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर किसी कंडक्टर में, या फिर किसी हम बैटरी की अगर बात करते हैं, कोई बैटरी है, इस बैटरी में कितने नंबर ऑफ इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, ये टर्मिनल। ओके, तो इस बैटरी में कितने नंबर ऑफ चार्ज है ये कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ चार्ज की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हैं, ये हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी एक बैटरी में कितने नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है। ओके, तो इस तरह से हम चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ में आती है कि 1 एम्पीयर करंट किसे कहा जाएगा? अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि 1 एम्पीयर अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा? व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप इस लाइन को देखिए, व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, इट्स मीन्स दैट इतने इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी एक कंडक्टर में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में उस कंडक्टर में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं? तो 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज पासिंग आउट इन 1 सेकेंड। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे कि जो ये चार्ज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए ना किसी को मूव करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव करना है या फिर चार्ज को भी मूव करना है तो कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके सजेशन में, यूट्यूब के जो भी आपका सजेशन है, जब आप यूट्यूब खोलते हो ताकि सजेशन लिस्ट में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सजेशन लिस्ट में आएगी। दूसरा ये कि हम जैसे क्रिएटर